लास्ट हमने पढ़ा था कि भाई जो है क्या हमारे क्लाइंट के यहाँ पर हमारा कोई पर्सन जाके ज्वाइन कर सकता है क्या? जिस कंपनी को, जिस क्लाइंट को आप ऑडिट कर रहे हो, उस कंपनी में या उस क्लाइंट के पास जाकर के आपकी फर्म में से, आपकी ऑडिट फर्म में से कोई डायरेक्टर या ऑफिसर वहां जाके ज्वाइन कर सकता है या नहीं कर सकता? ठीक है, और कर सकता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस में कर सकता है, और अगर किया है ऐसा तो फिर क्या सेफगार्ड्स आपको लेने की जरूरत है, ये हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर ऐसा है कि भाई आपकी फर्म में से किसी पर्सन ने ऑडिट क्लाइंट के पास जो है वो एज अ ऑफिसर और डायरेक्टर सर्व किया है, ठीक है, तो उससे सेल्फ रिव्यू और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है। ठीक है, और एक पार्टनर और एम्प्लॉय को जो है आपके ऑडिट क्लाइंट के पास एज अ डायरेक्टर ऑफिसर सर्व नहीं करना चाहिए, ये बात हमने समझी। हमने ये भी समझा कि पार्टनर और एम्प्लॉय को एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी ऑडिट क्लाइंट के पास सर्व नहीं करना चाहिए अनलेस इट इज परमिटेड बाय द लोकल लेजिस्लेशन, और रिलेवेंट डिसीजन मैनेजमेंट लेगा, एंड दी ड्यूटीज जो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे वो रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की नहीं है। तो अगर ये एक्सेप्शनल कंडीशंस है तो आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, क्लाइंट स्टाफ ज्वाइंट ऑडिट फर्म, अच्छा क्लाइंट का स्टाफ क्लाइंट के यहाँ से आपके यहाँ पे आगे कोई ऑडिट फर्म में ज्वाइन कर जाए तो इससे भी सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू और फैमिलिटी थ्रेट आपका क्रिएट होता है। लेकिन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस कोई आपके क्लाइंट के यहाँ से छोड़ करके आपके ऑडिट फर्म में आके ज्वाइन कर सकता है, बट उस केस में थ्रेट कितना है ये चीज पे डिपेंड करेगा, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वो जो पर्सन आपके क्लाइंट के यहाँ से छोड़ करके आपके पास आ गया है, पहली बात वो क्या पोजीशन होल्ड करता था क्लाइंट के यहाँ पर, कितना टाइम उसने वहां पर दिया है जॉब करने में, कितने समय से वो वहां पर था। ठीक है, द लेंथ ऑफ द टाइम सिंस द इंडिविजुअल लिव्ड द क्लाइंट, अच्छा सॉरी ये कह रहे हैं कि भाई कितना टाइम हो गया छोड़े हुए, कब कितना टाइम हो गया वो क्लाइंट को आपके यहाँ पे छोड़ करके आ गया है, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, एंड द रोल ऑफ द ऑडिट टीम मेंबर, और एज अ ऑडिट टीम मेंबर हमने उसको क्या दे रखा है, ये सब चीजें तो हम लोगों ने लास्ट उसमें पढ़ी थी। ये समझ में आ गया था आप लोगों को, क्लियर है यस और नो? यस सर। ठीक है, नाउ द सेफगार्ड द ऑडिट टीम शुड नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल्स हु ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय द ऑडिटर रिपोर्ट हैव सर्व्ड एज अ डायरेक्टर और एम्प्लॉय। तो जिस पीरियड की आप ऑडिट कर रहे हो, अगर उस पीरियड के अंदर उस व्यक्ति ने उस आपके क्लाइंट के पास बिजनेस किया है, मतलब बिजनेस करने से मतलब है वहां पर वो एज अ जॉब वहां पे कर रहा था, एज अ डायरेक्टर था। इसका मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि मान लीजिए कि 2022 और 23, 2022 से लेकर के 2023 तक की ऑडिट आपको करनी है, और जो पर्सन है वो 2022-23 में वहीं पर एम्प्लॉय था, अब वो वहां पर छोड़ करके आ गया, अब आप ऑडिट भी उसकी करोगे, तो ऐसे केस में हम उस पर्सन को ऑडिट टीम का मेंबर नहीं रख सकते। ठीक है, लेकिन when the service with the audit client was prior to the period covered by the audit report, ठीक है, तो अब मान लो 2022-23 के ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन वो जो पर्सन था 2022-23 में वहां नौकरी नहीं करता था, डायरेक्टर नहीं था, वो उससे पहले डायरेक्टर था। ठीक है, तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ आपको एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना है, मतलब हमें कोई पर्सन चाहिए जो जो काम हमने किया है उसको हम एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर से चेक कराएंगे, इतना आपको करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया था ये भी, ये वाला पॉइंट भी यहाँ तक आ यस सर। गया? गर्वित, जूही, निधि, सबको आ गया? देवांश, नाउ यस सर। अब ये हमारा खत्म, थ्रेड हमारे खत्म हो गए, बस इन लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दिया। देखो एडवोकेसी थ्रेड का मतलब क्या होता है, एडवोकेसी थ्रेड मतलब जब आपने अपने क्लाइंट की कहीं पे वकालत करी हो, वकालत से मेरा मतलब तरफदारी करना, उसकी तरफ आप बोले हो, उसकी उसकी वकालत आपने करी हो, तो उस वाले थ्रेड को एडवोकेसी थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप अगर आपने कहीं पे एडवोकेसी अपने क्लाइंट की करी, उसकी तरफदारी आपने कहीं करी है, तो फिर आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते, ये उन्होंने ना। अब इसमें जो जो भी चीजें एग्जांपल दी हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि अगर आपने किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया है किसी डिस्प्यूट में,
ऐसा डिस्प्यूट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के मटेरियल है, आपने फाइनेंस जो है उसके लिए कहीं पर नेगोशिएट किया क्लाइंट के बिहाफ पे, मतलब कहीं से पैसा लेना था लेकिन हम चाह रहे थे कि भाई पैसा जो है वो हमको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाए, तो उसकी जगह पर मैं चला गया और मैं कौन हूँ, मैं ऑडिटर हूँ, तो ये एडवोकेसी थ्रेड इससे क्रिएट हो गया। लोन फॉर्म पर्सनल फ्रॉम एन ऑडिट फॉर्म टू, तो ये सारे थ्रेड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस क्लासिफिकेशन है। इन थ्रेड्स को हम बेसिकली एडवोकेसी थ्रेड मानते हैं, इतना सही है इसके अंदर। ये सब पढ़े हुए हम लोगों ने, याद है आप लोगों को? ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा लोन फॉर्म ऑफ पर्सनल फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट। जब आपकी ऑडिट फॉर्म में से मान लीजिए आपके एम्प्लॉय ने अगर आपके क्लाइंट से लोन ले रखा है, आपने वैल्यूएशन सर्विस अगर प्रोवाइड करी है, आपने टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड करी है, सब पढ़ लिए हम लोगों ने, याद है सब आप लोगों को? यस और नो? यस सर। ये सारे हमारे बेटा, यस सर। ये सारे हमारे एडवोकेसी थ्रेड्स हैं। अब ना है इंटिमिडेशन थ्रेड। इंटिमिडेशन का मतलब होता है डराना, धमकाना, दबाव बनाना। तो अगर आपने ऐसा कोई काम अपने ऑडिटर के लिए किया है, या आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके और ऑडिटर के, आपके और आपके क्लाइंट के बीच में एग्जिस्ट करते हैं जिससे कि आपके मन में डर है, आप उससे डरते हो, या वो आपके ऊपर किसी तरह का एक अनयूजुअल प्रेशर क्रिएट कर सकता है, दबाव आपके ऊपर बना सकता है, तो उस तरह के थ्रेट को इंटिमिडेशन थ्रेट कहते हैं। तो अगर ऐसा है ना इंटिमिडेशन, तो फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप खुल के काम नहीं कर पाओगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स को, कौन कौन से थ्रेट को इन्होंने इंटिमिडेशन, एक तो फी डिपेंडेंसी, अगर बहुत ज्यादा फीस के लिए आप अपने क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है, आपने कोई मटेरियल गिफ्ट या उससे कोई हॉस्पिटैलिटी, मतलब कोई सेवा आपने उससे ली है, फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप आपका है, रिक्रूटमेंट सर्विसेज आपने उसको दी है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, आपका ऑडिट क्लाइंट के साथ एम्प्लॉयमेंट रहा है, लिटिगेशन आपके और ऑडिट फर्म के बीच में, और आपके ऑडिट फर्म और क्लाइंट के बीच में जब अगर कोई लिटिगेशन है, कोई डिस्प्यूट आपका चल रहा है कोर्ट में, ये सारे फ्रेंड, ये सारे थ्रेट हम लोग इंटिमिडेशन में मानते हैं। क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। यस सर। ये चीज होगी। अच्छा, आज अब नया चालू करना है इसमें, अब थ्रेड्स हमारे खत्म हो गए हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो एथिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ी चीज है, जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी शब्द का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि भाई आपके और मेरे बीच में जो भी हम लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन है, देखो आपका मेरा रिश्ता कैसा है, एक तरफ ऑडिटर है और एक तरफ क्लाइंट है, तो आप ये सोचिए कि एज अ ऑडिटर जब मैं क्लाइंट की ऑडिट करूंगा, तो मेरे पास उसकी काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि वो दुनिया को नहीं बताना चाहता। उसके क्लाइंट्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, उसके क्लाइंट के अलावा क्या टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं ये आपको पता होगा। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी आएगी भाई। हम ऑडिट करेंगे तो बुक्स वगैरह देखेंगे, उनके ऑफिस में जाएंगे, उनकी फैक्ट्रीज में जाएंगे, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, उनका ह्यूमन रिसोर्स क्या है, यस और नो, उनके कंट्रोल्स तक हम लोगों को पता होंगे। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी ड्यूरिंग दी ऑडिट, यस और नो? यस सर। तो सो इज इट एथिकल? क्योंकि देखो ये जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है ड्यूरिंग दी ऑडिट, मेरे पास आई है, क्या ये एथिकल है कि इस इंफॉर्मेशन को मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर करूं? इज इट एथिकल एट ऑल कि भाई किसी तीसरे व्यक्ति को मैंने आकर ये बात बता दी? सोचो, अच्छा लगता है ऐसा? नो। नहीं है ना? आप भी किसी डॉक्टर को दिखा रहे हो, आपका ट्रीटमेंट आप नहीं चाहते दुनिया को पता चले, और डॉक्टर वो जाकर के आपके पड़ोसियों को बता दे, रिश्तेदार को बता दे, तो अच्छा लगेगा आपको? ऐसे नहीं लगेगा ना। आपने उस डॉक्टर को नो सर। कैपेसिटी ऑफ अ प्रोफेशनल आपने उससे कंसल्टेंसी ली है, भाई मैं बीमार हुआ, मैं नहीं चाहता कि ये मेरी जो बीमारी है ये आप तक और मेरे तक जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, ठीक है? तो एज अ प्रोफेशनल जब भी आप होते हो तो आप अपने क्लाइंट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, एंड इट इज एथिकल कि आप उसे अपने तक रखें अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड, ये हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जब आप काम करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर क्लॉज है, ठीक है? अब ये क्या कह रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर? देखो अब मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मेरे क्लाइंट के बारे में, और ये मुझे अपने आप तक रखनी चाहिए, लेकिन ऐसे
ऐसी क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब ये मुझे डिस्क्लोज करना पड़े। आपको बात को समझना पड़ेगा भाई। ऑडिटर के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और ये एथिकल है कि वो उसे किसी को नहीं बताएगा, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस इन लोगों ने बताए हैं जहां पर हमने ऑडिटर के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है कि आपको अपने क्लाइंट के बारे में बताना पड़ेगा। आ गई भाई समझ में बात मेरी? यहाँ पे किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में पढ़ेंगे जहां पर ऑडिटर को रिक्वायर्ड है अपनी क्लाइंट के बारे में जो है वो डिस्क्लोज करना, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बतानी पड़ेगी। अनलेस एंड इट इज रिक्वायर्ड तब तक आप नहीं बताओगे। समझ में आया टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे? यस और नो? यस सबको आ गया देवान? सर। सबको? तो हम उन सर्कमस्टांसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉप can only be disclosed with proper and specific authority or when there is a legal or professional right or duty to disclose। तो भाई पहली बात, प्रॉपर और स्पेसिफिक अथॉरिटी हो आपके पास उसको डिस्क्लोज करने की, और या फिर कानूनी रूप से बाध्यता हो आपके ऊपर, ड्यूटी, इट इज योर लीगल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। ठीक है। अब आपका क्लाइंट फ्रॉड कर रहा है तो क्या आपकी लीगल ड्यूटी नहीं है कि भाई उस फ्रॉड को आप डिस्क्लोज करोगे, कि वो भी छुपा लोगे? क्या करोगे? बताओगे नहीं बताओगे? जल्दी करेंगे। बताओ। ये तो बताना पड़ेगा। लीगल और प्रोफेशनल, लीगल ड्यूटी व्हेन इट इज अ लॉ, जब आपके देश में कानून बना हुआ है कि भाई अगर एज अ ऑडिटर भी आपको ये चीज पता लग रही है तो दिस इज अ लॉ कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड प्रोफेशनल, जब आपके स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि इट इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। ठीक है। तो इन कुछ परिस्थितियों में बताया जा सकता है व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, जब कोई कानून है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर प्रोविजंस ऑफ एविडेंस इन द कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है। अब मान लो कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वहां आपको एज अ ऑडिटर बुलाया गया, आप ऑडिटर हो, आपकी जो है, और आपसे पूछा गया है इन दी एविडेंस, सबूत के लिए आपसे पूछा गया कि भाई या तो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए या कोई बयान दीजिए, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। इट बिकम्स योर लीगल ड्यूटी। क्लियर है? समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो वो तो आपको बताना पड़ेगा भाई। कोर्ट में आपको बुला लिया, शपथ आपने ग्रहण करी है जो बोलूंगा सच बोलूंगा, और उसके बाद आप कोर्ट में खड़े होकर झूठ तो नहीं बोलोगे ना। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है और वहां आपको बुलाया जाता है, तो इट बिकम्स योर ड्यूटी कि आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कीजिए। And disclosure to the appropriate public authority of infringements of the law that come to the light। अभी कह रहे हैं कि पब्लिक अथॉरिटी, जैसे हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिपार्टमेंट है, ये सारे विभाग हैं। अब अगर आपका जो क्लाइंट है वो टैक्स की चोरी कर रहा है, ठीक है, या अगर कोई लॉ उसने दूसरा तोड़ा है, तो उस डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना ये आपकी ड्यूटी बनती है। डिस्क्लोजर टू दी अप्रोप्रिएट, तो व्हेन इट इज, तो एज अ ऑडिटर अगर आपकी ड्यूटी बनती है कि भाई बाय लॉ इट इज रिक्वायर्ड कि भाई कोई पब्लिक अथॉरिटी को बताना है कोई कानून मेरे क्लाइंट ने तोड़ा है, तो मुझे बताना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. डिस्क्लोजर, अब कोई ऐसी चीज जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है बट परमिटेड बाय लॉ है। देखो दो चीजें हैं, रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड परमिटेड बाय लॉ। रिक्वायर्ड और परमिटेड शब्द में फर्क हो गया। रिक्वायर्ड मीन्स तो जरूरी है बताना, परमिटेड मीन्स जरूरी नहीं है बताना बट बताने की मना भी नहीं है। आ गया समझ में फर्क दोनों में? यस और नो? Yes, sir. है ना। रिक्वायर्ड तो भाई बताना ही पड़ेगा, परमिटेड मीन्स बताने की आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर आप बताते हो तो इट इज परमिटेड बाय लॉ एंड इज ऑथोराइज्ड बाय द क्लाइंट और द एम्प्लॉयर। और उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए मेरा क्लाइंट जो है वो मुझे ऑथोराइज करता है। यहाँ भी ठीक है, अगर आप ये बात बता भी दो ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्लाइंट ने ऑथोराइज कर दिया परमिटेड बाय लॉ, तो मैं ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी थर्ड पर्सन को डिस्क्लोज कर सकता हूँ। Now the C point says there is a professional duty or right to disclose when not prohibited by law। प्रोफेशनल ड्यूटी, हमारे जैसे एसीसी बॉडी है तो उसने स्टैंडर्ड बताया, उन्हें स्टैंडर्ड में बोला कि भाई ऑडिटर तुमको ये बताना पड़ेगा, एंड इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। भाई देखो दोनों में से कानून ऊपर है, तुम्हारी जो बॉडी है उसके स्टैंडर्ड है और एक तरफ कानून है। स्टैंडर्ड कहता है बताओ, लॉ कहता है मत बताओ, तो किसको सुनना पड़ेगा? स्टैंडर्ड को सुनोगे, लॉ को सुनोगे? किसको सुनोगे?
लॉ। लॉ। लॉ सर। आपके जो बॉडी है वो चाहे भले कैसे भी स्टैंडर्ड बना ले, बट वो देश के कानून से नीचे रहेगी, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अबव लॉ इट इज नथिंग, बोलते हैं ना भाई कानून से बड़ा कुछ नहीं है ये शब्द, तो अबव लॉ देयर इज नथिंग। अब मान लो कि आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती थी बताना, लेकिन भाई देश का कानून कहता है कि नहीं बताना है इन्फॉर्मेशन, तो हम नहीं बता सकते। तो अगर प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है और अगर कानून अलाउ करता है, तभी उस इंफॉर्मेशन को क्या किया जा सकता है, डिस्क्लोज किया जा सकता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। यस सर। ये इन लोगों ने बताया कि इन सर्कमस्टांसेस में आपको इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेशनल ड्यूटी टू कंप्लाई विद द क्वालिटी रिव्यू ऑफ एसीसीए और अनदर प्रोफेशनल बॉडी। अब क्वालिटी रिव्यू का मतलब क्या होता है? देखो क्वालिटी रिव्यू का मतलब हो गया, एक सेकेंड ना, ऑडिट हुई होगी, ठीक है। देखो पहले बने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये सही नहीं बने या नहीं बने, ये किस में आएगा? ये ऑडिट में आएगा, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। फिर अब इस ऑडिट का भी रिव्यू किया जाएगा। क्या किया जाएगा इस ऑडिट का भी? रिव्यू। ये भी देखा जाएगा कि ऑडिट जो परफॉर्म करी गई है वो कैसे करी गई है, सही से करी गई है नहीं करी गई। तो जब आप इस ऑडिट का परफॉर्मेंस या फिर इसकी क्वालिटी देखने के लिए इसको रिव्यू कर रहे हो कि भाई ऑडिट किस क्वालिटी की करी गई, क्योंकि उसी से पता लगेगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही देखे गए नहीं। तो जब आप रिव्यू करेंगे तो इसको क्वालिटी रिव्यू कहते हैं। ऑफकोर्स सी बात है, जब क्वालिटी रिव्यू होगा तो ऑडिटर ने क्या ऑडिट किया है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। आई बात समझ में? यस और नो? सारी यस बात सर। पूछना आपको। तो अगर मान लीजिए एसीसीए कहता है कि भाई हम क्वालिटी रिव्यू करेंगे आपका, या फिर कोई दूसरी प्रोफेशनल बॉडी, अब किसी भी देश में सब में अलग अलग प्रोफेशनल बॉडी है, टू रिस्पॉन्ड टू एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय एसीसीए, आपकी बॉडी जो एसीसीए वो कोई इंक्वायरी करती है, वो कोई इन्वेस्टिगेशन करती है और आपको उसका जवाब देना है, तो ऐसे केस में आपको उसको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। टू प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन द लीगल प्रोसीडिंग, कोई कानूनी कार्रवाई हुई, आपको बुलाया गया, और अगर आप वहां पे झूठ बोलोगे तो आपका खुद का नाम नहीं बल्कि आप एसीसीए जैसी बॉडी की रेप्यूटेशन को खराब करोगे। होगा नहीं होगा ऐसा? देखो किसी बड़ी कंपनी में कभी कोई फ्रॉड हो गया तो सबसे पहले उसके ऑडिटर के ऊपर जो है वो लोग सवाल उठाएंगे, भैया आपने क्या किया, वो कंपनी फ्रॉड कर रही थी, आपने जब ऑडिट किया तो आपको ये पता क्यों नहीं चला? यस और नो? सबसे पहले तो आपके ऊपर सवाल उठेगा। यस सर। अब उस कंपनी के अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग हुई, कोर्ट गए, कोर्ट में आपको बुलाया गया, तो अगर आप वहां पे छुपाओगे तो इससे आप अपना नाम खराब नहीं कर रहे बल्कि आप पूरी बॉडी का नाम खराब कर रहे हो, आप सभी जो है अकाउंटेंट्स का नाम खराब कर रहे हो। तो क्योंकि ये प्रोफेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को प्रोटेक्ट करना, तो उस केस में आपको जो है ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है कि उस इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज करें। क्लियर है? समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। नाउ टू कंप्लाई विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स, अब ये कुछ और ज्यादा नहीं है, कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड है, कोई एथिकल रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बन जाती है। Factors to be considered before disclosing confidential, whether harm could be caused by the disclosure, whether all relevant information known and substantiated, whether the information is to be communicated to the appropriate। तो अब क्या क्या अब इन्होंने बोला है कि देखो डिस्क्लोजर तब करना है जब सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करें। पहली बार डिस्क्लोजर करना नहीं है, पहली बार डिस्क्लोजर करना नहीं है, दूसरी बार डिस्क्लोजर तब करना है जब सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करें, और अगर डिस्क्लोजर कर रहे हैं तो फिर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये बात हम लोग सीख लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? पहली चीज क्या है समझ में आई भाई, डिस्क्लोजर करना है नहीं करना वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का? यस और नो? नो सर। नहीं करना। कब करना है? जब सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, जब ऐसी परिस्थितियां हैं कि भाई बताना पड़ेगा तभी करेंगे। अगर कर रहे हैं, अच्छा परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि करना पड़ेगा, तो फिर क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे? क्या मेरे क्लाइंट को इससे कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, ये पहली चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है।
whether all relevant information is known and substantiated. Substantiated का मतलब होता है कि भाई आपने कंफर्म, भाई मैं अगर मेरे क्लाइंट के बारे में दुनिया को बता रहा हूँ कोई इन्फॉर्मेशन, तो पहले मैं तो ये श्योर हो जाऊं कि मैं सही बता रहा हूँ, यस और नो। भाई जो क्लाइंट के बारे में बता रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को आप सही से देखोगे कि हाँ भाई ये मेरे क्लाइंट से रिलेट करती है, तभी बताओगे ना, कि बिना उसके बता दोगे सब्सटेंशिएट करे, देख के ही बताओगे, यस और नो। Yes, sir. पहले आप ये खुद देखो कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से है या नहीं है, और क्या उसको आपने सही से सब्सटेंशिएट कर लिया है या नहीं कर लिया, ठीक है। और whether the information is to be communicated to appropriate recipient, और जिसे बतानी है उसी को ही बताएं। ये आपको भाई, आप अगर मेरे को बताना पड़ रहा है तो क्या मैं उसी व्यक्ति को बता रहा हूँ जिसको बताना पड़ रहा है, या किसी को जरूरी है भाई इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तो वाकई इनकम टैक्स अथॉरिटी को ही इन्फॉर्मेशन मैं दूं और किसी को मैं इन्फॉर्मेशन नहीं। ये सब चीजें आपको कंसीडर करें, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, यस और नो। Yes, sir. तो हार्म देखना है, इंफॉर्मेशन नोन एंड सब्सटेंशिएटेड होनी चाहिए, और एप्रोप्रिएट रेसिपिएंट को ही आप क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। हर किसी को आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। समझ में आ गया भाई यहाँ पे, यस और नो। Yes, yes, sir. Now there are certain examples permitted or required when there is a statutory right। ये कुछ examples है ना, ज्यादा कुछ नहीं। तो प्रोफेशनल accountant will do so without obtaining permission of the client। तो आपकी जब स्टैट्यूटरी का मतलब हो गया कि जब आपको पार्लियामेंट्री राइट मिला है। स्टैट्यूटरी वर्ड समझते हो क्या होता है, सुना है पहले आप लोगों ने? सुना है नहीं सुना, जल्दी बताओ ना। नहीं सुना है, वर्ड नहीं सुना कभी, स्टैट्यूटरी क्या होता है? हाँ या ना मैं तो जवाब दो, Yes, sir. क्या होता है? होता क्या है ये भी तो बताओ, क्या होता है स्टैट्यूटरी मीन? समथिंग विच इज गिवन बाय द स्टेट, अ राइट गिवन बाय द स्टेट, राइट गिवन बाय द स्टेट। स्टेट मींस हो गया यहाँ पे सरकार। तो अगर कोई अधिकार मुझे पार्लियामेंट से मिला है, ठीक है, या सरकार से मिला है, बाय लॉ मिला है, उसको हम स्टैट्यूटरी राइट कहते हैं, स्टैट्यूटरी। ठीक है, अब आगे बात समझ में, यस और नो। ठीक है, तो Yes. अगर मेरी ड्यूटी है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी या स्टैट्यूटरी राइट है, तो क्या मैं अपने क्लाइंट से परमिशन लूंगा भाई ये बता दूं क्या? सोचो आप, तब आप परमिशन लोगे भाई? No, आप sir. स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, आपसे गवर्नमेंट ने आपके ऊपर ड्यूटी इम्पोज करी है, ड्यूटी बाउंड किया है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है कि भैया अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट आपके पास आती है, देन यू मस्ट डिस्क्लोज इट टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो आप क्लाइंट से पूछोगे क्या जाकर के, भैया बता दूं क्या आपके बारे में? क्लाइंट जी आप फ्रॉड कर रहे हो क्या मैं बता दूं? आप चोरी कर रहे हो क्या मैं बता दूं? इट इज योर स्टैट्यूटरी ड्यूटी, इट इज योर राइट टू डिस्क्लोज, आप पूछेंगे नहीं। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वो फ्रॉड करता है, कोई चोरी करता है, टैक्स इवेजन, टैक्स चुराता है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग टर्म सुना है? Yes, Yes, sir. sir. मनी, पैसा इधर उधर एक देश एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज दिया, ब्लैक का मनी जो होता है, ये सब चीजें। ड्रग ट्रैफिकिंग में है, टेररिज्म में है, इनसाइडर डीलिंग करता है, मार्केट को अब्यूज कर रहा है, रिश्वत दे रहा है, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि कंपनी लॉ के अंदर पनिश कर ले, तो ऐसे सभी केसेस के अंदर फॉर सर्टेन एग्जांपल आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे नहीं, ये आपकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती है। कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में, ऑडिटर में डिस्क्लोज दे कंसीडर टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर कोई उसे लगता है कि एट लार्ज इससे जो है वो पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा है, पब्लिक का हित जुड़ा है, अगर इस इंफॉर्मेशन को नहीं बताऊंगा तो लोगों का नुकसान होगा, तो मैं नहीं चाहता। तो इन्होंने बोला ऑफिशियल कोई डेफिनेशन तो नहीं है, ठीक है, अपने जजमेंट और लीगल एडवाइस लेकर के अगर उसे लगता है कि देयर इज सम इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज विच इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, गुड रूल ऑफ थंब इज दैट इफ अ मेंबर ऑफ द पब्लिक कुड इनकर फिजिकल और फाइनेंशियल डैमेज दैट द ऑडिटर कुड नोइंगली हैव प्रिवेंटेड, इज लाइकली दैट द ऑडिटर फेल विद द। तो अब इन्होंने थंब रूल क्या दिया है
देखो आपको पता लगा कि कोई इंफॉर्मेशन है, अब आपको लग रहा है ये इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में इसको बताना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है, कैसे आपको लगता है कि अगर मैं इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं बताऊंगा तो इससे लोगों का फिजिकल और फाइनेंशियल डैमेज होगा, लोगों को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि भाई ये इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में इसको बताना जरूरी है। भाई किसी कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया, कोई बड़ी बात है, अब लोग तो उसके शेयर्स खरीद रहे हैं, धड़ल्ले से खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। अब आपको पता है कि भाई इस कंपनी में इतना कुछ हो रहा है, तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि इस इंफॉर्मेशन को लोगों को बताएं आप? यस और नो? क्योंकि उनका नुकसान होगा ना, जैसे आज नहीं पता चलेगा कल पता चलेगा तो शेयर्स के प्राइसेस गिर जाएंगे। यस और नो? यस सर। तो अगर आपको लगता है कि भाई इस इंफॉर्मेशन को बताने से मैं लोगों के नुकसान को बचा सकता हूं, तो फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो जाती है, फिर ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस सर। यस सर। नुकसान के भी इन लोगों ने कुछ पैरामीटर्स दिए। इन्होंने बोला कि भाई नुकसान होगा तो कितना नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा या छोटा मोटा, छोटे मोटे नुकसान से पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा अगर नुकसान हो जाए। मेंबर्स, क्या वाकई बड़े बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है? लाइक्लीहुड ऑफ रिपीटिशन, ऐसा कितनी बार हो सकता है? द रीजन फॉर द क्लाइंट्स अनविलिंगनेस, और क्लाइंट खुद क्यों नहीं बताना चाह रहा? भाई पहली बात तो क्लाइंट को खुद को बताना चाहिए ना। अगर क्लाइंट को ये बात, अगर लोगों को नुकसान हो रहा है तो क्लाइंट को खुद को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, ये सोचो। यस सर। ये चीज तो क्लाइंट को बतानी चाहिए। तो वो कितना अनविलिंग है या वो कितना विलिंग है, वो आप ध्यान में रखें। ग्रेविटी ऑफ द मैटर, कितना बड़ा मैटर है, ग्रेविटी का मतलब कितना भारी मैटर है, कितना बड़ा मैटर है, ठीक है। फिर जुड़े हुए कानून, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, और इसके अलावा आप लीगल एडवाइस देंगे। इस सब चीजों को ध्यान में रख के अगर कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में है तो आप उसको क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। क्लियर है भाई, समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। The auditor will be protected from the risk of liability provided disclosure made in the public. Disclosure made to an appropriate body or person. There is no malice motivating the disclosure. और भाई देखो क्या होगा कि अगर आप नहीं बताओगे तो आपकी भी जो है वो जिम्मेदारी डिसाइड होगी। कोई इंफॉर्मेशन थी पब्लिक इंटरेस्ट में, आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, आप नहीं करी, तो भाई जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है, पनिशमेंट तो आपको भी मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सोचो। देंगे नहीं देंगे? यस सर। तुमने तुम्हें पता होते हुए कि इस इंफॉर्मेशन से बहुत लोगों को नुकसान होगा, उस इंफॉर्मेशन को तुमने भी छुपा के रखा है, तो तुम्हारे क्लाइंट जितने तुम भी जिम्मेदार हो। तो जिम्मेदारी से बचने के लिए, ठीक है, आपको ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो जाए कि भाई वाकई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आप डिस्क्लोजर उसी, मतलब जरूरी नहीं है कि हम पब्लिकली अनाउंस कर दें, हम एप्रोप्रिएट बॉडी ऑफ, मतलब सरकार को बता सकते हैं ना। ये भी तो आप कर सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन जाके अखबार में छाप दोगे, आप सरकार को बता दो, लेटर लिख के भेज दो, भैया ये हो रहा है। अब सरकार जाने और क्लाइंट जाने, तो आपकी भी लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो खत्म हो गई, यहाँ पे आपकी भी कानूनी कार्रवाई आप पे नहीं होगी, भी आपकी भी जिम्मेदारी आपने पूरी निभा दी। जब मैंने सरकार को ही बता दिया तो बात खत्म। यस और नो? यस सर। तो आप, the auditor will be protected from the risk of liability provided that disclosure is made in public interest। तो आपकी भी जो लाइबिलिटी है, रिस्क ऑफ लाइबिलिटी है, उससे भी प्रोटेक्ट आपको करना जरूरी है। डिस्क्लोजर आप एप्रोप्रिएट बॉडी ऑफ पर्सन को दीजिए। और मैलिस, मैलिस मतलब समझते हो क्या होता है? वर्ड सुना है मैलिस? नहीं सुना? नो सर। मैलिस का मतलब होता है बैड इंटेंशन। क्या मतलब होता है? बैड इंटेंशन, बुरी भावना, दुर्भावना, ठीक है। जैसे अगर मैं ऑडिटर हूं और मेरे क्लाइंट के प्रति मैं दुर्भावना रखता हूं या बैड इंटेंशन रखता हूं, मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं अपनी इच्छा से, और वो इंफॉर्मेशन मैंने इसलिए डिस्क्लोज करी है क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट में दुर्भावना रखता हूं, बैड इंटेंशन रखता हूं, मुझे पता है इंफॉर्मेशन लोगों को पता चलेगी, इसको नुकसान होगा। तो जब मैं कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा हूं तो देखो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के पीछे मेरी कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, मेरा कोई बैड इंटेंशन, दैट इज मैलिस नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में क्लियर है? यस और नो? यस सर। ये इन लोगों ने समझाया है।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, अच्छा ये उसी कॉन्फिडेंशियल का ही पार्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब आपका इंटरेस्ट जो है वो आपस में अगेंस्ट में आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा हो जाए, ठीक है। अब मेरा अगर दो जगह पे इंटरेस्ट है, ठीक है, दो जगह पे इंटरेस्ट है से मतलब हो गया कि भाई दो जगह से मुझे फायदा होता है। क्या होता है भाई, दो जगह से मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कि भाई मैं ऑडिटर हूं रिबॉक का। किसका ऑडिटर हूं मैं? रिबॉक का। रिबॉक क्या करती है? क्या करती है रिबॉक? क्या करती है? शूज जूते बनाती है ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और स्पोर्ट्स वेयर का प्रोडक्ट है, ब्रांड है, ज्यादातर स्पोर्ट्स वेयर बनाती है, शूज हो गए, कपड़े हो गए। और एडिडास क्या करती है? वो भी यही करती है। तो मैं जो है एंगेज हुआ रिबॉक के साथ एज अ ऑडिटर। इन अ मीन टाइम मैं एंगेज हो रहा हूँ एडिडास के साथ। तो अब देखो, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट दोनों में आ गया है, रिबॉक में भी इंटरेस्ट है मेरा, एडिडास में भी इंटरेस्ट है, दोनों में फायदा है अपना। तो यस और नो? दोनों में फायदा है ना अपना, तो यस और नो? ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि मैं जो है जब दोनों कंपनियों में काम करूंगा तो दोनों कंपनीज आपस में एक दूसरे की कंपटीटर, राइवल कंपनी है, राइवल है एक दूसरे की, एडिडास और रिबॉक। यस और नो? Yes, sir. एट बीइंग एन ऑडिटर टू द रिबॉक, मेरे पास उनकी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन को लेकर के मैं जो है वो दूसरी कंपनी एडिडास में जा रहा हूँ, और उनकी भी मेरे पास बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब जब मेरा इंटरेस्ट दोनों की तरफ आ गया है तो मुझे एक तरफ अपना, देखो मुझे एक क्लाइंट को चुनना पड़ेगा, ठीक है, मैं दोनों तरफ अपना इंटरेस्ट लेकर के काम नहीं कर सकता। क्लियर है? समझ में आ गई बात यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है ना, या तो एक का भला हो सकता है, दूसरे का हो सकता है, मैं दोनों की भलाई नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक की भलाई में दूसरे का नुकसान है। अगर मान लो मैंने इसकी कॉन्फिडेंशियल इसको इंफॉर्मेशन इसको दे दी तो इसका तो भला हो गया, लेकिन इस बेचारे का तो नुकसान हो जाएगा, हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. तो आप दोनों की भलाई नहीं कर सकते, ठीक है, यहां पर आपका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। आपको एक की भलाई करनी है, तो आप अगर ऐसे कभी सिनेरियो आ जाए कि यार सेम कंपटीटर्स फर्म में को क्या आपके दोनों क्लाइंट बन गए हैं, तो फिर आप एक क्लाइंट को आपको छोड़ना पड़ेगा। बस इन लोगों ने इतना ही समझा है। तो a conflict of interest arises when the same audit firm is appointed for two companies that interact with each other। ठीक है, तो एक ही ऑडिट फर्म को जब दो कंपनीज जो है वो अपॉइंट कर ले, ऐसी दो कंपनी जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट करने का मतलब आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना है, जैसे कि एक ही मार्केट में वो compete कर रही हैं, या कंपनीज जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, में क्रिएट अ थ्रेट टू द फंड। अब आपके ऑब्जेक्टिविटी और कॉन्फिडेंशियलिटी जैसे बेसिक सिद्धांतों के अगेंस्ट में है ऐसा करना। It may be perceived that the auditor cannot provide objective services and advice to a company where it also audits a competitor। मैं इन्होंने क्या बोला कि देखो, आप अपने ऑडिटर, आप अपने क्लाइंट को अच्छे से एडवाइस नहीं कर पाओगे जब आप उसके कॉम्पिटिटर को भी एडवाइस कर रहे हो। तो आप सोचिए कि मैं एक जगह गया, वीबॉक वालों के पास गया, मैंने उनका काम देखा, मुझे कुछ कमियां मिली तो मैंने उनको एडवाइस करी। अब मुझे इनकी कमियां पता है, और मैं यही कमियों को जानते हुए चला गया जो है वो दूसरी कंपनी दैट इज एडिडास के पास गया, और फिर वहां पर देखा मैंने, अरे क्योंकि मुझे तो ये अंदर से पता है ना उनकी क्या कमियां और उनके क्या जो है स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है मुझे। यस और नो? Yes, sir. तो अब जब मैं उनके पास जाऊंगा तो ये चीज मेरे अंदर है, मुझे पता है कि भाई उनकी स्ट्रेंथ क्या है, तुम नहीं कर पाओगे, तो मैं जो है वो बोलूंगा कि देखो इसकी जगह ये सुधार कर लो, ये सुधार कर लो। तो दैट इज समथिंग रॉन्ग। मैं एक क्लाइंट को बेवकूफ बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसके कमजोरियां जानते हुए मैं जो है दूसरी कंपनी में चला गया और उसकी कमजोरियों को कैसे ओवरटेक करना है वो सब चीजें मैं उसको एडवाइस करता हूँ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इट इज अगेंस्ट दी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। क्लियरली समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो प्रोफेशनल आपको अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है, वो आप नहीं कर सकते अगर आप उसकी राइवल फर्म के लिए भी काम करते हो। However, where conflicts of interest exist, the firm's work should be arranged to avoid them. और फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो क्या कहते हैं कि भाई फिर एक काम करो, दो टीम बना लो, एक टीम ए बना लो, एक टीम बी बना लो। ए टीम को भेज दो XYZ कंपनी के पास ऑडिट करने के लिए, और बी टीम को भेज दो जो है वो CDZ कंपनी के पास काम करने के लिए। ये आप कर सकते हो। आ गया समझ में? क्लियर यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, firm work should be arranged to avoid the interest of being adversely affected by those other to waive the breach of contract। इस तरीके से काम करो कि भाई दोनों के बीच में कॉन्फिडेंशियल, इसकी कंपनी के राज इसको पता नहीं चलने चाहिए, इस तरीके से आप काम कीजिए। क्लियरली समझ आ गया? और ये क्या कहते हैं, और इसके अलावा आपको ये चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए, कंसेंट लेनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया ना, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जैसे अगर आप XYZ लिमिटेड के लिए काम कर रहे हो दोनों कंपनी, तो आप इससे कंसेंट लो और इसको भी डिस्क्लोज करो, इसको भी डिस्क्लोज करो, इससे भी कंसेंट लो, इन दोनों से कंसेंट लो कि हाँ भाई आप दोनों को तो कोई दिक्कत नहीं है इस बात से कि मैं उस कंपनी का भी ऑडिटर हूं, अगर आप दोनों मुझे कंसेंट नहीं दोगे तो हम इसको तो नहीं करेंगे। क्लियरली समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, सेपरेट मैनेजमेंट टीम, एंगेजमेंट टीम्स रखिए, की जजमेंट्स, कंक्लूजन्स को रिव्यू कराइए बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन ऑफ एप्रोप्रिएट सीनियरिटी। तो आपने जो जजमेंट्स लिए हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं दोनों कंपनी के लिए, उसको रिव्यू कराने की बात करी गई है एक ऐसे व्यक्ति से जो कि इंडिपेंडेंट है। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. आगे क्या कहते हैं, प्रोसीजर टू लिमिट। अब ये इसके अलावा भी और भी कुछ मेजर दिए हैं। कोशिश ये कीजिए कि भाई क्लाइंट की फाइल का एक्सेस जो हो वो लिमिटेड हो। भाई अगर एक ही ऑफिस है, एक ऑफिस है ये, अब इसमें आपके क्लाइंट ए की भी फाइल्स पड़ी है, क्लाइंट बी की भी फाइल्स पड़ी है, दोनों की फाइल्स तो यही आएंगी। यस और नो? दोनों की फाइल हो गई यहाँ पर, आ गई ना, दोनों की फाइल एक ही जगह पे। अब आपके एम्प्लॉयज हैं A B C D, ए और बी यहाँ ऑडिट करते हैं, सी और डी यहाँ ऑडिट करते हैं। अब ये ऑडिट करने गए, ऑडिट करके आओगे तो खुद के ऑफिस ही वापस आए तो देखा कि भाई ये बी कंपनी की फाइल भी यहीं पड़ी है, इन लोगों ने उठा करके देख लिया, खत्म, कॉन्फिडेंशियलिटी आपने खत्म कर दी यहाँ पर। यस और नो? अब इनको पता चलने की चांसेस हो गए, कैसे ऑडिट करेंगे? आ रही है बात समझ में? Yes, sir. तो ये क्या कह रहे हैं, ये जो फाइल आपके ऑफिस में है ना, आपको इस तरीके के सिस्टम बनाने पड़ेंगे कि इस फाइल का एक्सेस परमिटेड हो या फिर लिमिटेड हो। ठीक है, सिर्फ यहीं के लोगों को इन एक्सेस मिले। क्लियरली समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. फिजिकल सेपरेशन एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो कोशिश कीजिए कि भाई एक ही ऑफिस में अलग अलग टीमें काम करें और एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करें दोनों क्लाइंट्स के बारे में। ठीक है, इसके अलावा क्लाइंट के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट आप साइन कीजिए। स्पेसिफिक ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन, अपनी टीम को स्पेसिफिक ट्रेनिंग दीजिए, अगर कोई स्पेसिफिक बात बतानी है तो ये बताइए। समझ में आया भी क्लियरली यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ये हम लोगों का कॉन्फिडेंशियलिटी वाला क्लॉज खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बेटा 6 पॉइंट पे आ जाएंगे, दैट इज एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग एन ऑडिट एंगेजमेंट। तो आप किसी ऑडिटर की के साथ आप ऑडिट एक्सेप्ट कब करोगे और या फिर उसको कंटिन्यू कब करोगे, किन शर्तों पे करोगे, कैसे करोगे, ये सब चीजें पड़ेगी। समझ में आ गया क्लियरली? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। आ गया समझ में भी सबको क्लियर अच्छे से? कोई डाउट क्लास में? ठीक है, चलो फिर आज की क्लास में यहाँ पे खत्म करते हैं। बाय, गुड नाइट।